अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है। हमारी मेज़बान शाज़िया अकरम आज भी अपनी तबीयत की ख़राबी की वजह से प्रोग्राम में शरीक नहीं है और उनकी जगह मेज़बानी के फ़राइज़ मेरे ज़िम्मे सौंपे गए हैं। नाज़रीन, बिल आखिर नेटो सप्लाई बहाल हो गई। अमरीका ने माफ़ी मांग ली। पाकिस्तानी हुक्काम, जिनमें अस्करी और सियासी दोनों क़यादतें शामिल हैं, एक डटे रहे एक नुक्ते पर और बिल आखिर अमरीका ने माफ़ी मांग ली। लेकिन इसके साथ साथ दिफा पाकिस्तान कौंसिल और दूसरी मजहबी जमातों ने इस इक़दाम के ख़िलाफ़ तहरीक चलाने का ऐलान किया है। आज हम इस बात पर देखेंगे, गौर करेंगे कि पाकिस्तान इस फैसले के नतीजे में क्या पाकिस्तान ने हासिल किया और क्या पाकिस्तान ने खोया। इसके अलावा एक दूसरी जो अहम खबर है वो हमने ये तो देखा गुज़श्ता चंद माह में कि अदलिया और इंतज़ामिया के दरमियान एक कन्फ्रंटेशन जारी थी, लेकिन अब एक नई महाजराई शुरू हो गई है अदलिया और पार्लियामेंट के दरमियान, क्योंकि पार्लियामेंट की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह ने जो गुज़श्ता खतूत का तबादला हुआ था सुप्रीम कोर्ट के साथ उसको रिलीज़ किया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया पार्लियामेंट को कि जो जजेस का फाइनेंशियल कंडक्ट है उसको पार्लियामेंट में ज़ेर बहस नहीं लाया जा सकता। इसलिए पार्लियामान की कायमा कमेटी को इस बात का कोई इख्तियार नहीं है कि वो जजेस के कंडक्ट के बारे में, फाइनेंशियल कंडक्ट के बारे में कोई सवाल करे। लेकिन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह नदीम अफजल चंद का ये कहना है कि वो जुमेरात वाले दिन जो इजलास है उसमें इस मामले पर गौर करेंगे और फिर फैसला करेंगे कि आगे क्या करना है। आज 4 जुलाई है। 1977 में 4 और 5 जुलाई की दरमियानी शब नाज़रीन इस मुल्क में एक इलेक्टेड हुकूमत का खात्मा किया गया और ज़ियाउल हक ने एक मार्शल लॉ लगाया। उन्हीं का दौर था जिसमें अफ़गानिस्तान में जहाद हुआ और पहले मुजाहिदीन बने और अब वो तालिबान के रूप में हमारी सफ़ों में मौजूद हैं। आज का हमारा सवाल इसी डेवलपमेंट से जुड़ा हुआ है कि क्या दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग ज़ियाउल हक के अहद का विरसा है। मेरे साथ काजी सईद साहब हैं। अभी हम यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे, जब वापस आएंगे तो काजी सईद साहब की खबरें भी लेंगे और इसके साथ साथ दिफा पाकिस्तान कौंसिल के हाफिज़ सईद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे हम पूछेंगे कि उनकी मुस्तकबिल की हिकमत अमली नेटो सप्लाईज़ के बहाली के हवाले से क्या है। यहाँ पर लेते हैं एक वक्फा। वेलकम बैक। काजी सईद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मालूम करते हैं काजी साहब आज क्या खबरें आपके पास। समी इब्राहिम साहब, सबसे पहले हम बात करेंगे जो प्राइमरी टीचर्स को एक ऑफ़र लेटर मिलना था जिसके इंतज़ार में है वो 3 साल से, और वो कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज कर रहे थे। कल उन्हें ऑफ़र लेटर तो नहीं मिला, अलबत्ता पुलिस ने उनको खूब जो है वो धुनक डाला। उनका आगाज़ में हम जिक्र करेंगे और उसके बाद हम बात करेंगे कि कल मलिक रियाज साहब ने सुप्रीम कोर्ट में अपनी अनकंडीशनल अपॉलोजी टेंडर की है। आए तो वो बड़े फैन फेयर के साथ थे, मगर आप वो कह रहे हैं कि वो शदीद डिप्रेशन में न जाने क्या कह के, मगर उनका मतमे नज़र चीफ साहब को जो है वो टारगेट करना नहीं था। बहरहाल इस पर भी हम देखेंगे। इसके साथ ही एक और ख़बर है, वो भी इंटरेस्टिंग है कि फैसल रज़ा आबदी बड़े जो है वो आउटस्पोकन स्पोक्स पर्सन के तौर पर सामने आए। उनकी राय भी बड़ी मिटियोरिक हुई पीपल्स पार्टी में। उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया। अब ना वो सदर साहब के एडवाइज़र हैं, ना ही पीपल्स पार्टी कराची के वो डिवीज़न के सदर हैं। बताया ये जा रहा है कि वो निजी मसरूफियात की वजह से उनसे ये इस्तीफ़े लिए गए हैं, मगर बाज़ जगह रिपोर्ट ये भी हुआ है कि कहीं लैंड ग्रैबिंग का भी कोई इशू था जिसकी वजह से पार्टी ने ये एक्शन लिया है। इस पर बात करेंगे। और फिर आफरीदी जो हमारे एक क्रिकेटर हैं शाहिद आफरीदी, उन्होंने एक अच्छी बात कही है कि वो फाटा में जाके एक जो पोलियो मुहिम है इसको चलाएंगे ताकि उसको हो सके। किस हद तक इफेक्टिव है या नहीं, मगर इसका क्या असर पड़ता है कि वो जो उस इलाके में लोग हैं इजाज़त दे देंगे कि उन बच्चों को जो है इस तरह का तहफ़्फ़ुज़ फराहम हो सके। और आखिर में जो आपने सवाल का जिक्र किया कि कर्टन रेजर के तौर पे हम बात करेंगे। ज़िया साहब की जो अमरीत का आगाज़ हुआ था 4 और 5 जुलाई की शब, और 11 साल तक वो रही भी, और फिर उसने पाकिस्तान की तारीख़ का रुख मोड़ा। इस हवाले से कुछ कंट्रोवर्सीज़ भी हैं और कुछ नुक्ता है निगाह भी हैं, इन पे हम रोशनी डालेंगे आज। काजी साहब, चलें आपकी इन खबरों पर बात करने से पहले, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं जमात उद दावा के सरबराह हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब, और नेटो सप्लाई का हुकूमत ने कल बहाली का ऐलान किया था, तो उस हवाले से दिफा पाकिस्तान कौंसिल के अपने नज़रियात हैं। हाफिज़ मोहम्मद सईद साहब, अस्सलाम वालेकुम। हाफिज़ साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? आ रही है जी, आ रही है। हाफिज़ साहब अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज साहब, आपने फैसला तो सुन लिया हुकूमत का कि नेटो सप्लाई को बहाल कर दिया गया है, तो अब आपकी क्या हिकमत अमली होगी? देखिए जी, हिकमत अमली यही है कि हमने अल्लाह के फजलो करम से आज हंगामी इजलास तलब किया है दिफा पाकिस्तान कौंसिल का, और उसके अंदर हम अपने लाया अमल का ऐलान कर रहे हैं और हम किसी सूरत में सप्लाई की बहाली को मुल्क के मफाद में नहीं समझते। इस सूरत हाल में यानी सप्लाई बहाल करने का मकसद ये है कि अमेरिका को लंबे स्टे का मौका दिया जाए, जबकि इसकी वजह से हमारे हालात और पूरे खित्ते के हालात बहुत ज़्यादा परेशान कुन हो चुके हैं, मसाइल में हम घिर चुके हैं। तो पहले इन मसाइल का हल करना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अफसोसनाक बात यह है, ये कहा गया जी कि सिर्फ अमेरिका माफ़ी मांग ले। हेलरी ने कोई बड़ी माफ़ी भी नहीं मांगी, सिर्फ अफसोस का इजहार किया और हमने बहुत जल्दी में सप्लाई खोलने का ऐलान कर दिया। तो ये पाकिस्तान के अवाम के बिल्कुल यानी उनके खिलाफ ये फैसला है और बिल्कुल वो लोग पाकिस्तान के लोग इस बात को बर्दाश्त नहीं करते। इंशाल्लाह हम इसका लाया अमल जल्दी पेश कर रहे हैं और इसको अवामी तहरीक के तौर पे इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने लाएंगे। अच्छा हाफिज साहब, आपने जिक्र किया कि आप ये चाहते हैं कि अमेरिका यहाँ से चला जाए, तो ये जो सप्लाई खोली गई है ये तो इसलिए खोली गई है कि अमेरिका वहाँ से अपना जो सामान है वो भी निकाल सके, और एक ये भी शर्त रखी गई है कि जो भी सामान जाएगा वो अफगान जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके लिए होगा, नेटो के लिए नहीं होगा। भाईजान, इतने बड़े धोखे हम खा चुके हैं। ये कहना कि अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए ये असला और इक्विपमेंट सारे का सारा जाएगा, जनाब ये जाएगा कौन लेके जाएगा, किसके पास जाएगा, ये सब नेटो का सिलसिला है। अमरीकी अफवाज इस सारे हर चीज को कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये तो सिर्फ अशकशोई है और लोगों को धोखा देने के लिए एक नई चीज जो है वो सामने लाई गई है। हम बिल्कुल इसको तस्लीम नहीं करते ये जो कुछ हो रहा है। और फिर ये कहना कि जी सिर्फ इनकी वापसी के लिए ये सप्लाई बहाल की गई है, बिल्कुल गलत है। वापसी के लिए कौन से इक्विपमेंट को पहुंचाना जरूरी है? वापसी के लिए तो सिर्फ इनको तेल चाहिए, वो पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों से इनको तेल मिल सकता है। वापस जाने के लिए पूरी सप्लाई को बहाल करना, ये तो बिल्कुल ही एक पूरी कौम को, दुनिया को धोखा देने के मुतरादिफ है। अच्छा आप साहब ये फरमाइएगा कि आप क्या समझते हैं, ये हम जब से ये आए हैं, कोल्ड वॉर के वक्त ये आए थे, तब से हम एक अजाब में हैं, कैसे निजात मुमकिन है इनसे? हम यहाँ से कैसे, क्योंकि जितने इनके फौजी हैं इतनी तादाद में बताया जाता है कंट्रैक्टर्स भी हैं, अगर ये चले भी जाएं तो कैसे निजात मुमकिन है रास्ता खोले बगैर इनसे? भाईजान, इसके लिए उसूली तौर पर यह फैसला होना चाहिए कि जितने लोग CIA के बगैर वीजा के या वीजा के साथ भी जाली वीजे के साथ यहाँ आए हुए हैं और पाकिस्तान भर के अंदर उन्होंने एक नेटवर्किंग कायम की है, मैं समझता हूँ कि अफगानिस्तान में जो फौज कशी हुई थी उससे ज्यादा खतरनाक खेल पाकिस्तान के अंदर गुज़श्ता 5 सालों के अंदर खेला गया है। और इसके साथ बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग मौजूद हैं। तो ये सब मसलों से बड़ा मसला इस वक्त पाकिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान की बका का मसला है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले ये बात तय होनी चाहिए कि ये तमाम लोग पाकिस्तान से निकल जाएं जिनकी वजह से हम अदम इस्तेकाम का शिकार हो रहे हैं। अच्छा हाफिज साहब, आपने कहा कि आज अपने लाहे अमल के हवाले से आप फैसला करेंगे, एक मीटिंग आपने कॉल की है। ये बताइए कि बहुत सारी दूसरी कुव्वतें भी हैं पाकिस्तान में, जो सियासी कुव्वतें हैं, जिनमें इमरान खान साहब शामिल है, मुस्लिम लीग नवाज शामिल हैं, क्या आप उनसे भी राब्ता करेंगे? इस हवाले से कोई बड़ा अलायंस बनाने की सोचेंगे? मैं ये देख रहा हूँ जी कि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग, हमने इसको मुस्तरद किया इस फैसले को, तो बहुत लोगों ने हिमायत की है। इमरान खान साहब ने हिमायत की है और सियासी पार्टियां, मौलाना फजलुर रहमान साहब ने हिमायत की है। तो हम सबसे राब्ते करेंगे और इस वक्त कौमी यकजहती का सवाल है। हम ये चाहेंगे कि इत्तेहाद का मुजाहरा हो और बिला इम्तियाज यानी अपने मफादात से बालातर होकर तमाम पार्टियों, तमाम जमातों, दीनी तबकों को, सबको इकट्ठा करके इस मसले पर कौमी यकजहती का इजहार करना चाहिए और इंशाल्लाह हम ऐसा करेंगे। हाफिज मोहम्मद सईद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ गुफ्तगू करने का।
काई साहब, आपने हाफिज साहब की बात भी सुनी, तो ये तो मुझे लगता है कि बहरान कोई टला नहीं, ये तो अभी आगे जाएगा। देखें जी, हम तो इस आदत सी हो गई है बहरानों की, वतन अजीज़ में एक जाता है दूसरा आ जाता है। लेकिन बात यह है कि हाफिज साहब से इस हद तक तो मैं इत्तफाक करता हूँ कि ये अगर अभी वहाँ कंट्रैक्टर्स हैं, क्या अगर आप ये समझते हैं कि कुल्ली इनखला वो कर लेंगे यहाँ से, तो वो तो मुमकिन नहीं है जब तक कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ क्रिएट ना हो जाए कि ये नहीं। आप इनखला की बात पाकिस्तान से कर रहे हैं या अफगानिस्तान से? देखें जी, पाकिस्तान बुनियादी तौर पे तो अफगानिस्तान की बात है ना। अब तो अफगानिस्तान के अंदर अगर अमरीकी कॉन्ट्रैक्टर मौजूद हैं अफगान हुकूमत की मर्जी से, तो आपको इस पे क्या एतराज़ है? अफगान हुकूमत की मर्जी से हैं, कितनी है नुमाइंदा अफगान हुकूमत? किबला जो करजई साहब हैं, इलेक्शन रिग करके आए हैं, अपने मुल्क का दौरा नहीं फरमा सकते, अपने महल से बाहर नहीं निकल सकते, और उनको एक डमी और पपेट वहां पे एक बिठा दिया अच्छा, उन्होंने, और उनसे गलवा लेते हैं। नहीं, फिर अगर मैं आपकी ये बात मान लूं तो फिर तो जो अफगानिस्तान ये सही कह रहा है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान के मामलात में मदाखलत कर रहा है, आप उनकी हुकूमत को डमी कह रहे हैं, उनके हुक्मरानों को आप मानते नहीं है। वो डमी नहीं है, डमी। आप मुझे ये बताएं कि जब ये इलेक्शन हुआ था अब्दुल्ला का, जो उनका फॉरेन मिनिस्टर था, वो क्या क्या के गया, ये मुझे बताएं। लेकिन कौन सा जुर्म है जिसमें ये शामिल नहीं थे? भाईजान इनके जो है दुबई में पकड़े गए साहब। अब्दुल्ला ने इतराज तो किया, लेकिन हामिद करजई को अपना सदर तो माना हुआ है ना। अगर वो मानता है तो आप क्यों नहीं मानते उसे सदर? उनका 80% मुल्क उनको सदर नहीं मान। काबिल में बाहर, वो उनको कहें काबिल में जाके शॉपिंग करके दिखा दे, काबिल की जो मेन कोई जो भी स्टोर है उसमें तशरीफ ले जाके दिखा दे। अच्छा, आप मुझे पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्से में पॉइंट आउट करता हूं, जहां मुझे आप ट्राइबल एरिया में जाके दिखा दें। आप मुझे केपीके के बहुत सारे हिस्से वहां पे जाके दिखा दें। बलोचिस्तान में आप बहुत सारे स्कूलों पर पाकिस्तान का झंडा नहीं लगा सकते। आप लिबर्टी मार्केट जा सकते हैं ना? जाते हैं आप यहाँ, ये लाहौर है ना, कैपिटल है इस्लामाबाद की, आप जो मार्केट्स है मेन उसमें जा सकते हैं ना, वो काबिल की मार्केट में जाके दिखाएं। तो मुझे ये ना बताएं कि वो बड़े नुमाइंदा है, कोई नुमाइंदा नहीं है, वो डमी है, उनको वहाँ उन्होंने बिठाया हुआ है, और वो जो है ये। चले खैर आगे चलें। अच्छा, आप क्या समझते हैं ये जो अभी जो पाकिस्तान ने नेटो सप्लाई की जो बहाली का ऐलान किया है? मैं समझता हूँ कि इसमें कोई इन्होंने माइलेज नहीं लिया जो ये ले सकते थे। पहली बात तो ये कि अगर अपोलॉजी को बहुत बड़ी चीज़ है तो गार्जियन ये लिख चुका है कि ये उसी किस्म की अपोलॉजी है, अपोलॉजी नहीं है, अफसोस का इजहार है। नहीं, उसमें वर्ड सॉरी लिखा हुआ है, वी आर सॉरी। लेकिन मैं तो जब आपने ये कह दिया कि हम सॉरी करें, सॉरी का क्या मतलब है? मेरा ख्याल हम इस बेमानी बहस है, ये बेमानी नहीं है, ये पाकिस्तान की पार्लियामेंट की सिफारिश थी कि अमेरिका माफी मांगे, उन्होंने माफी मांग ली। मैं आपको कोट जहां जिस अखबार का आप कह रहे हैं ना, उसी स्टोरी का कोट आपको दे रहा हूं। ऑल्दो द यूएस अपॉलॉजी इज सिमिलर to one issued at the time of the November attack, it allows Pakistan to portray Washington as having climbed down first। जिसका मतलब यह है कि उसी किस्म की नहीं, आगे भी पढ़ लेना। आगे उसने कहा, I once again reiterate our deepest regrets for the tragic incident in Salalah last। ये आगे लफ्ज़ आगे लिखें, we are sorry for the loss। सॉरी का क्या मतलब है? माजरत। सॉरी का मतलब है, मुझे समी साहब, अब और किस तरह की माजरत चाहते हैं भैया? डिप्लोमेट से पूछ लें आप कि जब एक ऑफिशियल अपोलॉजी टेंडर करता है एक मुल्क, हमारी पहली बात तो यह कि हमारी उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को फोन कर दिया, अपोलॉजी होगी। और दूसरी बात यह कि बजाय इसके कि हमारी जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, पहले जो खबर ब्रेक होती है वो उधर से हिलरी क्लिंटन जैसे वो हमारी हुक्मरान है, वो हमें बता रही हैं कि जनाब ये तो खुल गई है। उसकी एक वजह है कि उनका मीडिया ज्यादा तेज है, अपने सियासतदानों से ज्यादा इन टच में है, उनके सोर्सेज ज्यादा हैं, वो खबर पहले ब्रेक कर देते हैं। इस पर भी आपको इतराज है कि खबर वहां से आई? यहाँ टीवी नहीं है, यहाँ अखबार नहीं है, ये उनको कहते हैं कि जनाब हम पहले अपने मुल्क के लोगों को एतमाद में ले रहे हैं, आपका हमारा ये फैसला हो गया है, हम इतने बजे रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, वो आती हमें बताती क्या बात हुई, क्योंकि उससे पहले शकूक व शुबात थे। क्योंकि जनरल एलन की जो बात हुई चीफ साहब से, हमारे चीफ फफामी स्टाफ, तो उन्होंने कहा भाई ये पर्सनल कोई अपॉलॉजी सामने आ गई ना बात कि उन्होंने कहा कि जी मैं जाती तौर पर माफी मांगता हूं, जिस पे जनरल कियानी ने कहा कि नहीं जाती माफी नहीं मांगता। इस बेमानी बात को इधर रख दें। हमारे मेन इश्यूज थे कि यहाँ दोबारा इनकर्जन ना हो, हमारा दूसरा बड़ा इशू था कि आप ड्रोन अटैक बंद करें, हमारा तीसरा इशू था कि आप हमारे कोलिशन सपोर्ट फंड दें, उसमें $1.1 बिलियन उन्होंने कमिट किया, फौरी तौर पे 400 मिलियन देंगे, बाकी तो फजूल बातें हैं ना, इनको छोड़े, अपोलॉजी होगी नहीं होगी, कहा 3 हफ्तों में बाकी पेमेंट दिया, मतलब एक टाइम फ्रेम दिया उसका। ये कहना, ये कैटेगराइज तो गलत ना करें ना, बात तो सही करें। $1.1 बिलियन जो है वो देंगे और बाकी मानदा जो इमदाद है वो 3 हफ्तों में देंगे। जो मैं रात को खबर पढ़ के आया हूँ, मुमकिन अभी आपके पास कोई ताज़ा खबर आ गई हो, 400 मिलियन वो फौरी तौर पे देंगे, उसके बाद बाकी वो देखेंगे और उसके साथ कुछ अटैच्ड हैं, कुछ स्ट्रिंग्स जो हैं, सारे पैसे कुछ अरसे बाद आएंगे। यही बात मैं भी कह रहा हूँ। बात यह है कि आपने कितना माइलेज लिया। बुनियादी बात यह थी कि ये जितना इशू बना यहाँ पे इनकर्जन्स का, हमें क्या हमारी फॉरेन मिनिस्टर ने एतमाद में लिया कि जी आइंदा इनकर्जन नहीं होगी?
आइंदा ये रोज़ अफगानिस्तान हमारे लोग उठा के ले जाते हैं, हमारे उनको भी हेड करके और फिर उनकी वीडियो बना के चला देते हैं, ये नहीं होगा। अपॉलॉजी होगी, माफ़ी होगी, 2 बच्चे लड़े थे, उनकी कुट्टी थी, वो थी। इस तरह ना मुल्क हैं, मुल्कों के मामलात हैं, लोगों की डेस्टिनी है। मैं आपकी बात सुन ली, अभी इस पे और भी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ एक कॉलर है लंदन से, अली जी। अली, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं सभी साहब? जी ठीक जी। अली साहब फरमाइए, आपका क्या सवाल है? अच्छा, मैं अर्ज करना चाह रहा था, पहले तो सलाम काजी साहब को और आपको, और दूसरा ये मैं अर्ज करना चाह रहा था कि काजी साहब से सवाल है। काजी साहब, ये जरदारी साहब का लंदन का दौरा बरतानिया का, इसको और हंगामी बुनियादों पे जो नेटो सप्लाई खोली गई है, इसको आप किस तनाजुर में देखते हैं कि उनके दौरे के फौरन बाद ये फैसला किया जाता है कि हंगामी बुनियादों पे ये ऐलानात शुरू हो जाते हैं? नंबर 1। नंबर 2 कि क्या आज पार्लिमान की और जो सेनेट है उसकी और इस 18 करोड़ आवाम की क्या हैसियत है? क्या ये एक और राजा के बाजा के बाद एक और तमाचा नहीं है कौम के ऊपर, कि इनको एतमाद में लिए बगैर, पार्लिमान को एतमाद में लिए बगैर, सेनेट को एतमाद में लिए बगैर जो है ये आज ऐलानात किए जा रहे हैं और मनमानियां की जा रही है? अली साहब बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपका सवाल समझ गया। जी काजी साहब। देखिए, मैं ये तो ज़ाती तौर पे नहीं जानता कि इस दौरे का क्या ताल्लुक है या नहीं है, लेकिन यहाँ पे इशू ये है कि 2 जो बुनियादी यहाँ पे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अमेरिका मामला कर रहा था। एक हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है, और एक जो है हमारे सिविलियन जो आए हैं, अभी जमहूरियत बहाल हुई है। मगर बात यह है कि इसमें मेरी राय ये है कि अब तक अगर ये रुकी रही तो इसकी वजह सिविलियन, मेरा ख्याल है कि सिविलियन गवर्नमेंट नहीं थी। और दूसरी बात यह है कि लोगों को एतमाद में लिया गया या नहीं लिया गया, तो ये इसको अगर रात को हम इसकी रिपोर्टिंग देख लें, क्योंकि मैंने बड़ी गौर से रिपोर्टिंग देखी, 9 बजे के बाद के खबरनामों में ये खबर ब्रेक हुई, जिस अंदाज से बताया गया कैजुअली, तो वो मेरे ख्याल में खासा काबिल, यानी इसके बारे में सोचा जाना चाहिए कि इतने बड़े इशू पे हम लोगों को कैसे एतमाद में लें, और क्या हिलरी क्लिंटन जो है उन्होंने हमारे फैसले करने हैं या आपने खुद करने हैं? अच्छा काजी साहब, एक तो ये जो आपने देखे ना, आप जो कैटेगराइज कर रहे हैं इसको कि ये जो फैसले हिलरी क्लिंटन ने किए और जिस तरीके से और आवाम को एतमाद में नहीं लिया गया, या ये फैसला जरदारी साहब ने किया, डीसीसी जो काबीना की दिफाई कमेटी है उसका इजलास हुआ, जिसमें पाकिस्तानी जो मुसल्लह अफवाज हैं इनके सरबरा इसमें शरीक थे, पाकिस्तान की जो वज़ीर आज़म, नायब वज़ीर आज़म और बहुत सारे दूसरे वज़रा शरीक थे, और उन्होंने बहुत सारी जो सिफारिशात थी उसके बाद इसको फैसला किया। ये तो किसी ने तन्हाई में अकेले में बैठ के फैसला नहीं किया। और आपने ये कहा कि पाकिस्तान की अफवाज ने इसको रोका हुआ था, तो जो नेटो सप्लाई खुलने का मामला है उस इजलास में वो शरीक थे, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने बंद किया, और अब अगर माफ़ी उन्होंने एक्सेप्ट कर ली है तो इसमें कौम को उस माफ़ी को एक्सेप्ट करने में क्या एतराज़ है? मैं तो ये, मेरा तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है, यानी जो आप बात करें, जो लफ्ज़ आप मेरे मुंह में डालने की कोशिश करें, मैं तो और बात अर्ज कर रहा हूँ। मैं ये कर रहा हूँ कि एक तो अमेरिका को या दुनिया का कोई भी एम्पीरियलिज्म हो, वो हमेशा से डेमोन्स्ट्रेट हुआ है कि वो कोई ओमनीपोटेंट नहीं होता। वो इराक में भी जो है दुम दबा के भागे हैं। इराक में अफगानिस्तान में 40,000 एक डेस्परेट किस्म के तालिबान हैं जिन्होंने उनके नाक में दम कर रखे। 1,30,000 की जो है वो फौज को जो है वो भागने का मौका भी नहीं मिल रहा। और आज हमने 7 महीने बैठ के उनको रोका, तो कोई क़यामत यहाँ नहीं गिर गई। 7 महीने और रोक देते तो इससे ज्यादा गहरी माफी मांगते हो। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ, हुजूर मेरी बात, मुतालबा छोड़े, मुझे ये बताएं कि क्यों रोक देते? जब उन्होंने, आपने कहा माफी मांगे, उन्होंने माफी मांग ली। मैंने नहीं कहा, मैं उस दिन भी मैंने इस प्रोग्राम में कहा था कि ये माफी का ज़मीनी इशू है। पहली बात यह है कि यहाँ इनकर्जन बंद हो, दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो आपने ड्रोन हमले हैं वो बंद हो, तीसरी बात यह है कि हमारे पैसे दें। पैसे तो वो दे रहे हैं, $1.5 बिलियन उन्होंने कहा वो देंगे, और बाकी रकम जो है वो पैसे उन्होंने रोके हुए थे, ऑलरेडी तयशुदा थे। उन्होंने हमारी जात पे कोई एहसान नहीं फरमाया। हम $70 बिलियन यहाँ खर्च करके बैठे हुए हैं, हम अपनी मैशियत का बेड़ा गर्क करके यहाँ समी इब्राहिम साहब बैठे हुए हैं। यहाँ अब ये इशू था कि यहाँ अमन अमान के लिए ड्रोन हिट्स बंद हो। उस पर जो ट्यूसडे टेरर मीटिंग हो रही है, वहाँ पे जो बैठ के वहाँ पे वो एक्स्ट्रा जुडिशल या मावराए अदालत कत्ल फरमा रहे हैं व्हाइट हाउस में बैठ के, उस पर क्या वजीर खारजा ने हमें एतमाद में लिया कि ये थे हमारे बुनियादी इशू। आप माफी मांग ले, माफी ठीक है, एक हमारे इमेज के लिए या एक बात, लेकिन इसकी एक हद तक अहमियत थी। असल इशू तो पीछे रह गए। असल इशू क्या था? असल इशू ड्रोन है। ड्रोन के बारे में तो उसमें लिखा हुआ है कि हम पाकिस्तान की हुकूमत जो है वो अमेरिकन हुकूमत के साथ एंगेजमेंट में रहेगी और उनके और बम मारती रहेगी, से वो बात और बम मारती रहेगी। देखें, एक क्या बात हुई काजी साहब, एक सीधी सी बात है कि जो मामला है कोई भी, उसका हल तो आपने गुफ्तगू से निकालना है। क्या आप बिल्कुल आमने सामने गुफ्तगू से निकालना है ना? तो ये गुफ्तगू से निकालना है। ये ड्रोन यहाँ आके गुफ्तगू करते हैं हमसे? नहीं, वो ड्रोन पहले आके मुज़ाकरात करते हैं कि मैं आपको हिट कर जाऊं।
ये तो आप देखें, बात ये कौन सी गुफ्तगू है? आप देखें, गुफ्तगू में तो आप जिस तरह मर्जी उसका पासा पलट दें, लेकिन बात यह है कि जहां कौमों का मुस्तकबिल दांव पर लगा होता है वहां पर कुछ सोच कौमों का मुस्तकबिल दांव पे लगता है जब उनकी सॉवरेनिटी को वायलेट करके उन पर बम बरसाते हैं आप। और जब आप अक़वाम मुत्तहिदा ये कह चुकी है कि जनाब अमेरिका इस वक्त जेपर्डाइज कर रहा है बहुत से ऐसे इंटरनेशनल लॉज, और यहां आके कह के गई है प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनकी वो जो रेपोचेयर हैं उनकी, और फिर उनके जो ह्यूमन राइट्स वाले हैं, मेरा वो इसमें सिर्फ इतनी सी टेक है कि हमारे 6 मामलात थे, 6 हमारे इश्यूज थे, उनमें से 2 हमारे इश्यूज हल हो गए हैं। अमेरिका ने माफी वाला इशू इन द अल्टीमेट एनालिसिस एक बेमानी बात थी। एक बात, दूसरी बात आप यानी जो पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने बात की वो आपके नजदीक बेमानी बात, और बड़ी सारी बातें बामानी कर रही है पार्लियामेंट। जी जो बजट उसने बनाया इस आवाम के लिए बड़ा बामानी था। पार्लियामेंट की बात सुने ना, वो क्या कर रहे हैं? जो आपकी डिमांड है आप उसको भी नहीं मानते। मैं ये कह रहा हूं कि बुनियादी 2-3 डिमांड्स थी, 2 डिमांड्स बुनियादी थी। या इनकर्जेंस ना हो, हमारे फौजियों को शहीद कोई ना करे, नंबर 1। नंबर 2, या ड्रोन हमले बंद करें, क्योंकि इस तरीके से मिलिटेंसी कम नहीं होती, बढ़ती है। और साथ ही एक दिन पहले मैं देख रहा था, एक खबर और चला दी कि 2008 के बाद से ना सिविलियन कैजुअलिटीज ड्रोन हमलों की वजह से कम हो गई हैं। यानी मिटिगेट कर रहे थे इस बात को, क्योंकि प्रेस को भी वो सारा जो है वो मैनिपुलेट करते हैं। ये हमारे 2 बुनियादी इशू हैं। और समी साहब, ये लिंक्ड है नंबर 1 हमारी मैशत से, और दूसरे लिंक्ड है हमारे अंदर के अमन अमान से। अगर हम इन इश्यूज़ पे बात नहीं करते और फिर साथ ये भी देखें ना क्या दरिया दिली है। हम तो हातम तय की औलाद है जी, मुफ्त गुजर जाएं क्या हुआ, ये नहीं हमारी हम एक गरीब मुल्क हैं, हमें 14 बिलियन डॉलर पे आ गए हमारे क्या गुफ्तगू का सिलसिला आपसे जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ पर वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे कि पार्लियामेंट और अदलिया के दरमियान जो नई महाजर आई है ये हमें कहाँ ले जाएगी। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले आप नेटो सप्लाई की बहाली के हवाले से काजी सईद साहब का धुआंधार तबसरा सुन रहे थे। गुफ्तगू का सिलसिला इनसे वहीं जोड़ेंगे, लेकिन हमारे साथ एक कराची से कॉलर हैं इरफान जी। इरफान, आप क्या कहते हैं? प्रोग्राम की बेहतरी के लिए 1-2 मशवरे हैं मैं देना चाहता हूं। आपकी बात से मैं बिल्कुल मुत्तफिक हूं कि हमें मीडिया के ऊपर बैठ के इंतहाई जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। अपने हमसाया मुल्क के बारे में और उनके हेड ऑफ स्टेट के बारे में हमें कोई भी राय देते वक्त एहतियात से काम लेना चाहिए। ये मेरी पहली चीज थी। दूसरा, मैं ये बताना चाहता था, मैं मशवरा देना चाहता था आप लोगों को कि जिधर बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं मुल्क में, कुछ अच्छा भी हो रहा है, और जो चीज अच्छी हो रही है हमें उसको उसी तनाजुर में पेश करना चाहिए। नेटो सप्लाई के हवाले से हमें सिर्फ मनफी चीजों को नहीं निकालना चाहिए। एक हमें देखना चाहिए कि दुनिया की वाहिद सुपर पावर पाकिस्तान क्या मुतालबा तस्लीम करने पे आ जाती है, और फिर हम इस चीज में बहस में पड़ जाएं वो सॉरी का लफ्ज था, वो अपोलोजाइज नहीं था। मेरे ख्याल में ये बस ये मैं एक छोटी सी राय देना चाहता हूँ। बाकी आप बहुत शुक्रिया इरफान साहब। जी काजी साहब, आपने उनकी बात सुनी। पहली बात तो ये है कि कहते हैं ना, लेट्स कॉल अ स्पेड। अगर हामिद करजई साहब के बारे में इंटरनेशनल मीडिया ये सब कह रहा है, ये रिपोर्ट हुआ है, और जो मैंने अर्ज़ किया है आपकी खिदमत में, ये अमेरिकन मीडिया में भी रिपोर्ट हुआ है। अमेरिकन मीडिया ने भी टेसिटली माना है कि इलेक्शन रिग किए इन्होंने, और वो कठपुतली नहीं है। क्या मैं उन्हें दुनिया का सबसे आला तरीन और खूबसूरत हुक्मरान करार दे दूँ, झूठ बोलूँ यहाँ बैठ के, तो हमसे ये तो नहीं होगा। एक तो मैं ये अर्ज कर दूं, और बाकी मेरे ख्याल में मैंने ये मेरी अर्ज सुन ले। मैं अगर आप मीडिया की रिपोर्ट्स पे जाएंगे ना तो वतन अजीज के बारे में फिर आप वो सहीफे मुझे बता दें, जो मुझे सहीफे बता दें जिसमें सच उतर रहा है। कहां पे है? सिलेक्टिव जो मानते हैं बात ये गलत है। मैं सिलेक्टिव सारा सच है या फिर सारा, मैं ये कह, मिसाल के तौर पे ये बात मैंने मनमोहन सिंह के बारे में नहीं की, मेरी और रिजर्वेशन है उनके हवाले से, मैंने उनके बारे में नहीं की। मैंने नेपाल के बारे में ये बात नहीं की, श्रीलंका के बारे में मैंने ये बात नहीं की। तो जब वो अपने महल से बाहर नहीं निकल सकते और ही ओज हिज लाइफ टू हिज अमेरिकन गार्ड्स, तो मैं झूठ बोल दूं भाई? एक बात, ये एक अलग बात है। मैं उनके सवाल का पूरा जवाब तो है। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं ये कह चुका हूं कि माफी इन द अल्टीमेट एनालिसिस, ये एक इररिलेवेंट बात थी। 2 भी कंक्रीट बातें थी जिस पे मैंने बात की। पहली कंक्रीट बात ये थी कि हजूर हमारे पैसे, वो तो हमारे पैसे थे जो आपने रोके हुए थे, हमें दे दिए। वो एक बात। ड्रोन हमलों का क्या होगा और इनकर्जन्स का क्या होगा?
तो हमने तो बात मीनिंगफुल की। मैं एक कॉलर हैं ले बाहर से कनाडा से, उनकी कॉल भी लेनी है, लेकिन मैं एक बात ये आपसे अर्ज करना चाहता हूँ। माफी की शर्त पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने रखी ना, आप पाकिस्तान की पार्लियामेंट को मानते हैं, आपके नजदीक वो बेमानी है। दूसरी बात, इलेक्टेड वो प्रेसिडेंट है, अफगान अवाम ने उन्हें इलेक्ट किया, आप उनको भी मानने के लिए तैयार नहीं। चलें, इस पर एक कॉलर है हमारे साथ जी। अगर आप ये समझते हैं उसको अवाम ने इलेक्ट किया है तो फिर मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। जी कॉल ले लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब, मोहम्मद अली बात कर रहा हूँ कनाडा से। मैंने ये एक्चुअली कहना था कि ये जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, नेटो सप्लाई बहाल हो गई, जो कुछ भी हुआ, ये सब एक ड्रामा है और असल गेम जो है वो सबकी तवज्जो बलूचिस्तान के मसले से हटाना है और सिर्फ इन चीज़ों में उलझाए रखना। अब जैसे चीफ जस्टिस हैं, जैसे PPP है, जैसे नवाज शरीफ हैं और कराची के मसाइल हैं, ये उसी गेम का हिस्सा है कि लोगों की तवज्जो इन चीज़ों से हटाई पे असल मकसद से हटाई जाए कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। और चीफ जस्टिस अपनी वो पॉलिटिक्स चमकाते रहे क्योंकि वो भी अमेरिका से भेजे हुए हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो चीफ जस्टिस को भी पता नहीं क्या कह रहे हैं। क्या आप रिस्पॉन्ड क्या करेंगे इनका? मैं ये समझता हूँ कि जिन मसाइल की तरफ उन्होंने इशारा किया है, जो 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 हमारे कंक्रीट घर के इश्यूज़ हैं वो बहुत ज़्यादा अहम है उस वजह से। और लेकिन ये जो हमारे इश्यूज़ हैं, हमेशा ये होता है कि अंदर के मसाइल से एक पहलू तही करने के लिए हम हमेशा बाहर की याद जंग फरमा देते हैं। मेरा तो ख्याल है कि एक मसला हल हो गया, यानी नेटो सप्लाई। ये आपका आइसोलेशन बड़ा ख्याल खाम है कि मसला हल हो गया। जो ये अंदर ऊँट बैठ गए ना आके आपके खेमे में, ये जाएगा तो पता चलेगा। मसला हल नहीं हुआ, मसला हल नहीं हुआ, अभी देखते हैं कि। लेकिन मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि एक हम पूरी दुनिया में आइसोलेशन में थे, हम 50 ममालिक हैं नेटो के, उनकी भी हमें मुखालफत थी और एक हमारा मुतालबा जो था वो मनवाया है हमने। छोटा मुल्क है जैसे पहले कॉलर ने कहा था, लेकिन अमेरिका जैसी सोल सुपर पावर वो भी कह रही है आपसे कि हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। ठीक है, बाकी मसाइल जो ड्रोन की आपने बात की वो सही है, इंकर्जन की बात सही, लेकिन वो भी गुफ्तगू से हल हो सकते हैं। हमें लेट्स मूव फॉरवर्ड। 20-25 अच्छा, एक कॉल ले लेते हैं जी। अरशद साहब हैं हमारे साथ दुबई से। जी अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब, सेंसर को आप दोनों को सलाम बोलूँ। हमने ये नेटो सप्लाई का जो सिलसिला था हमारा, हमने 7 महीने तक क्यों वेट किया इतना जी? तो बहुत पहले गवर्नमेंट को कर देना चाहिए था। और डॉक्टर्स की जो हड़ताल चल रही है पाकिस्तान में, उसके बारे में बोलूँगा कि अगर वो डॉक्टर सिर्फ ये सोच लें कि अगर उनकी अपनी भी फैमिली है, अपने बहन भाई हैं, माँ बाप हैं, अगर वो बीमार हो जाएं तो क्या वो उनको भी नहीं देखेंगे? आम लोगों को नहीं देख बहुत जी, बहुत 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 शुक्रिया अरशद साहब। अच्छा काजी साहब, इस वक्त हमारे साथ शेख रशीद अहमद हमारे साथ मौजूद हैं लाइन पर, इनसे मालूम करते हैं। जी शेख साहब, ये बताइए अब ये क्या होगा नेटो सप्लाई की बहाली, और अब ये कहाँ जाएगा मामला सारा? आज मेरा ख्याल है जी 1:30 बजे एमरजेंसी मीटिंग बुला ली है दिफाए पाकिस्तान वालों ने, और अभी मैं पाकिस्तान आया हूँ और 1:30 बजे मीटिंग है। और ये बात एक तीर से, ये किलिंग 2 birds with 1 stone, ये गवर्नमेंट के खिलाफ भी मसला होगा और अमेरिकन के फैसले के बारे में भी। और आज 1:30 बजे जो मीटिंग है, इसमें जो है कौमी फैसला जो है वो सबके सामने शाम तक आ जाएगा। अच्छा शेख साहब, ये बताइए कि एक तो दिफाई कौंसिल पाकिस्तान, मैंने इससे पहले हाफिज सईद साहब से भी ये सवाल किया था, जो दूसरी कुव्वतें हैं, इमरान खान है, नवाज शरीफ साहब हैं, मौलाना फजलुर रहमान है, क्या वो भी आप समझते हैं कि आपके साथ इस एक सो कॉल्ड, जिसे हम ये कह सकते हैं कि अलायंस बन सकता है, उसमें शामिल हो सकती हैं? अलायंस पता नहीं बन सकता है या नहीं बन सकता, लेकिन एक बात तो हो सकती है कि वो सारी कुव्वतें इस बात के साथ इकट्ठी हों और वो इसी एक कौमी फैसला जो है, कौम इस फैसले को मुस्तरद करे। और यकीनी बात यह है जो भी इस फैसले के खिलाफ होगा वो कौम की नजरों से गिरेगा और कौम की नजरों में उसे वो पजीराई हासिल नहीं होगी जिसके लिए वो कोशिशें कर रहे हैं। और यकीन गालिब यही है कि ये सब लोग इस नेटो सप्लाई के खिलाफ होंगे। अच्छा, आप भी इस इजलास में जा रहे हैं, जैसे आपने बताया, आपके जहन में भी कुछ होगा मुस्तकबिल का खाका कि किस तरह का एहतजाज हो सकता है? क्या कोई लॉन्ग मार्च कर सकते हैं, सड़कों पर आ सकते हैं, नेटो कंटेनर्स को रोकेंगे? क्या आपके जहन में क्या क्या ऑप्शन हैं? जी 1:30 बजे वहाँ जाके बात करेंगे, मुनासिब नहीं होता वक्त से पहले, 1:30 बजे अपनी राय देंगे इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया शेख रशीद साहब हमारे साथ गुफ्तगू करने का। जी काजी साहब, देखें, ये जो जिस तरफ ये जा रहे हैं नेटो सप्लाई का जो मामला है
उसमें हमें पता है कितने बाख्तियार हैं हमारे सिविलियन हुक्मरान भी और कितने हमारी बाकी जो इस्टेब्लिशमेंट भी है। तो बाकी मेरे ख्याल में इसको इस तरह से इलेक्ट्रल इशू जो आप जिस तरह हमें अभी ब्रेक में बात कर रहे थे कि शायद कुछ इलेक्ट्रल इशू से बना लिया जाए या इस तरह की बात कर ली जाए, मगर जो हमारे कॉलर ने भी दुबई से बात की, मैं उनकी बात को ज़्यादा यानी दूंगा कि जो बुनियादी इशूज़ हैं यहाँ पे, पानी का इशू है यहाँ पे, यहाँ अभी सैलाब खुदा न खास्ता आने वाला है, उधर ड्राउट हो रही है, उसमें जो है वो क्या कहते हैं जैसे आप कैद का एक समय है, पानी नहीं है हमारे उधर। इसके बाद यहाँ रोज़गार के इश्यूज़ हैं, महंगाई का इशू है। तो ये इस तरह एक इसको डील ज़रूर करें, इसको उतना टाइम अपोर्शन करें जितना ये डिमांड करता है और यहाँ से अपनी जान छुड़ाने की कोशिश करें, इस वार एंड टेरर से निकलने की कोशिश करें। मगर साथ साथ ये दीगर मामलात हैं वो अगर पस मंज़र में चले जाते हैं तो फिर मेरे ख्याल में ये भी दुरुस्त नहीं है। दीगर मामलात का आपने जिक्र किया तो प्रोग्राम के आगाज़ में मैंने ये एक स्टोरी अर्ज़ की थी कि अब लग ऐसा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट के दरमियान भी कोई महाजराई होने जा रही है, क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को तो उन्होंने ये कह दिया कि जो सुप्रीम कोर्ट के जो फाइनेंशियल कंडक्ट है पार्लियामेंट उसको देखें। एक तो उन्होंने कहा है कि जी हम नहीं बुला सकते जो भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं या वो तो ये तो नदीम अफजल चंद साहब ने कहा जी जी वो है, लेकिन वो इन मामलात को देख रहे हैं। मगर बात यह समी इब्राहिम साहब फिर वही बात शुरू हो जाती है, वही विदाउट टेकिंग एनी साइड्स, इसके साथ या उसके साथ ये कोई भी पर्क्स हों, प्लाट हों, ये हों। अब पार्लियामेंटेरियन की भी सुना है एक हाउसिंग सोसाइटी वहाँ पे बन रही है, वो पिछले दिनों में मैं पढ़ रहा था। इस मुल्क की कोई अवामी हाउसिंग सोसाइटी बनेगी? इस मुल्क के अवाम का एक जो आम इंडिविजुअल सिटीजन है उसको राइट टू 3 मरला प्लाट कब मिलेगा, उसे मकान का राइट कब मिलेगा? वो तो है नहीं। ये किधर से आया यार? मैं ये कहता हूँ कि मेरा आपसे सवाल ये है कि दुनिया की जो डेमोक्रेसीज हैं उसमें पार्लियामेंट यानी कोई भी इदारा, चाहे पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, एग्जेक्टिव है, फौज है, वो कोई भी इदारा ऐसा नहीं है जिससे आप उसके मामलात का ना उससे पूछगछ कर सकें। अब इससे पहले पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने GHQ को खत लिखा था, उन्होंने भी कह दिया जनाब हम तो आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे। और ये जो पर्टिकुलर खत है जो पार्लियामेंट को लिखा गया था, ये तो चौधरी निसार अली खान उस वक्त लीडर ऑफ द अपोजिशन थे जिन्होंने खत लिखा था। आप मुझे हमेशा कहते हैं कि जी मैं उधर बात करता हूँ फौजियों की, पता नहीं मैं क्या बात फौजियों NICL का वो किधर गया वो केस जो था जिसमें वो जर्नैल जो इन्वॉल्व थे बाप तो वो रिटायर हो चुके हैं या नहीं हो चुके, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब ने खुद कहा था, खुद एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई थी कि वो जो पैसे किधर गए जो स्टॉक में लगा दिए गए। बात यह कि किसी एक इशू पे हमें तो ये पता है जी, कोई भी हो, मैं किसी ABCD किसी एक इंस्टीट्यूशन की बात नहीं करता, कोई एक मीनिंगफुल रेजोल्यूशन हो या कोई एक बात पता चले जी कि ये था, ये इस अवाम का माल था, ये इसने खाया। वो जो बंदा माल खाता है वो किसी इदारे का आदमी नहीं होता, वो इदारे के मैंडेट को। जो आपकी बात है, देखिए ये आप एक जनरल आप बात कर रहे हैं, मैं सिंपली मैं इस पे फोकस करना चाहता हूं इस खास इशू पर कि अगर जजेस और जर्नैल्स अगर वो एहतसाब उनका नहीं हो सकता तो फिर हम ये तो नहीं कह सकते कि इस पाकिस्तान में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो इससे बालातर हो। वो तो बालातर तो आ गए, फिर एहतसाब से जजेस भी बालातर हो गए और जर्नैल भी बालातर हो गए। ये जिस तरफ हम बात, मतलब मैंने अभी आज एक खबर मुझसे मिस हो गई थी, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, यूरोप की मिसाल देता हूँ कि बार्कलेज का जो हेड था, बॉस था बॉब डायमंड, उसने फाइनली इस्तीफा दे दिया। अमेरिका और यूरोप में ज़्यादा पावरफुल जर्नैल नहीं है, बैंकर ज़्यादा पावरफुल है। दे वर कंसिडर्ड अनटचेबल, उसको कल इस्तीफा देना पड़ चुका। असल में वो उनकी पार्लियामान उनके सारे इदारों को वो ओन करते हैं वहाँ पे उस मुल्क में, कोई डेमोक्रेसी वाला नाम लिख दें, आगे बोर्ड लगा दें। तो मैं आज बार्कलेज की चीफ की बात करता हूँ कि आखिरकार इस बुरान में, इस बुरानी याद में उसको भी आज इस्तीफा देना पड़ा और पता चला कि उन्होंने जो फजिंग की थी, जो इंट्रा बैंक रेट्स में जो रिगिंग की थी, जिसने $500 ट्रिलियन के मैं इधर आ रहा हूं। आप बार्कलेज का मामला सही कह रहे हैं, वो उनका है, मैं रिलेट कर सिंपली कि क्या पाकिस्तान में जर्नैल जज ये आप मेरी अगर बात सुन लेंगे तो ये सवाल ना करना पड़े। अगर दुनिया के उन मुल्कों में सबसे पावरफुल लोग जो हैं अकाउंटेबल हो रहे हैं एक बुरहान की वजह से, तो यहाँ कोई नहीं बच सकेगा। जिस किस्म का बुरहान इस मुल्क में आ रहा है, खुदा हमें उससे बचाए और उससे ओहदा बुरा होने, तो यहाँ बचेगा। अभी तक जो ये करना पड़ेगा, कुछ देने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ने भी कह दिया कि जनाब मैं आपसे एक सवाल करता हूं। वो कह रहे हैं कि सदर साहब पूछ सकते हैं और अगर सदर की जानिब से लेटर आएगा तो वो कहेंगे वहां पे आपसे एक सवाल भी बैठा हुआ है, स्विस लेटर लिखने हैं, ये वो तो मामला सारा गोल करने वाली बात है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, आप भी 15-20 साल से यहाँ पे साफत कर रहे हैं ना, ये जो आज सवाल आप पूछ रहे हैं ये 15 साल पहले पूछ सकते थे आप? ये ज़ियाउल हक के आदमी आपने जो अभी हमने थोड़ी सी बात भी करनी है, ये बातें आप कर सकते थे। आज ये बातें हो रही हैं ना, आवाम के सामने जा रही हैं, तो एक डेवलपमेंट है। एक पहले से अगली स्टेज पे आप आएँ तो क्या हम तारीख यहीं रुकी रहेगी? नहीं रुकेगी, ये आगे जाएगी और इंसान हमें कुछ न कुछ। चलें आपकी खबरों की जाने बातें हैं।
असमी साहब, पहली खबर तो मैंने वो देखें, ये खबर जिस पे वही मुझे आज एक अच्छी चंद एक अच्छी कालें हैं, जिनमें से एक वो दुबई की काल थी कि हमारे मसाइल का क्या होगा, कराची के मसाइल का क्या होगा। प्राइमरी के टीचर 3 साल से ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे थे और वो प्रेस क्लब के बाहर बैठे एहतजाज कर रहे थे, और फिर उसके बाद उन्होंने कोशिश की कि उनकी सुनवाई हो और वो CM हाउस तक जाके बात कर सकें, तो उन पर वो एक वाटर कैनन मंगा ली गई है। इसके जो नौकरी मांगता है उसको पानी का ग्रेला यूं भाग के उधर ले जाता है, इधर से उधर वापस उसको, तो ये इश्यूज़ हैं, ये इश्यूज मैं इस पे बात करता हूँ। कॉलर है हमारे साथ अटक से एक अरशद। जी अरशद साहब। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। काजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े दिनों से कोशिश कर रहा था आपके प्रोग्राम में कॉल करने के लिए। मैं काजी साहब से एक गुजारिश करना चाहता हूँ। काजी साहब, हम मानते हैं कि इस पूरे पाकिस्तान में जो भी हमारे लीडर हैं, हम नवाज शरीफ हो जो भी हो, हमें किसी से कोई उम्मीद की किरण नजर नहीं आती, लेकिन जब आप पंजाब की बात करते हैं तो आप मतलब नवाज शरीफ को तो आगे धर लेते हैं, लेकिन मरकज में जो लोग बैठे हुए हैं जब उनको आप बैलेंस नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि लाहौर में या नवाज शरीफ ये सारे लोग को फरिश्ते हैं, लेकिन एक बैलेंस नजर नहीं आता। दूसरे नंबर पर ये नेटो सप्लाई के मामले पे मैं बात करूंगा। हम तो ये कहते हैं कि इन 4.5 सालों में, हम मतलब मैं एक शहरी हूँ, इन 4.5 सालों में हमारे किसी लीडर ने कोई ऐसी तकरीर की हो जिससे पाकिस्तान के शहरी का सर फखर से बुलंद हो। जब वो कहते हैं कि हमने 8 बिलियन इनको दिए, हमारे जो सीनियर है ये कह नहीं सकते कि हम 70 बिलियन का हम नुकसान, क्या ये नहीं कह सकते? अगर वो उनका सदर, अमेरिका का सदर अपनी आवाम को हर हफ्ते इत्मीनान में लेता है, तो क्या हमारे सदर को ये तौफीक नहीं होती कि वो आकर आवाम को डिस्कस करे कि हम ये कुछ कर रहे हैं? मैं अरशद साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपका मामला मैं समझ गया हूँ। वो कहना ये चाह रहे हैं कि हमारे जो सियासतदान हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, वो उस मजबूती से हमारी जो मुल्की तरजीहात हैं उस पर स्टैंड नहीं लेते, उस पर बात नहीं करते। जी काजी साहब, आप रिस्पॉन्ड करेंगे? देखें, एक तो उन्होंने बात की, मुझे समझ नहीं बैलेंस कैसे करते हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, मुमकिन है शायद परसेप्शन ऐसे ही हो या हमसे कुछ बात हुई हो। अभी कल ये पुल गिरा तो हमने कोई लगी लिपटी उस पर नहीं रखी और हमने उस पर बात की अरशद साहब कि जनाब फिर हम पुल के नीचे से नहीं गुजरते, पता कराएं ये क्या ये जो सारा रिंग रोड बन रहा है इसका पता कराएं। हमने तो जहाँ भी कोई पब्लिक इशू आता है, चाहे वो सेंटर का हो चाहे इधर का हो, हम उस पर बेलाग बात करने की कोशिश करते हैं। मुमकिन है आपका परसेप्शन ऐसा हो। और बाकी जो बात उन्होंने की है कि जी क्यों नहीं जरदारी साहब करते, तो समी साहब ये आपकी बात का जवाब है कि आप कहते हैं जी पार्लिमान को भी नहीं मानते। हम पार्लिमान को, पार्लिमान अपने आप को तो माने, सदर साहब का ऑफिस अपने आप को तो माने, वो आके बताएं जिस तरह वो कह रहे हैं कि जनाब क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लोगों को एतमाद मिले। जब एतमाद मिलेंगे, जब आप डिस्कनेक्ट बना देते हैं इदारों का और आवाम का, डिस्कनेक्ट बना देते हैं, जो ये साहब बात अभी कर रहे थे, तो फिर ये बातें पैदा होती हैं, आपके डाउट्स पैदा होते हैं। बहरहाल मैं तो अरशद साहब से यही कहूँगा और दूसरे जो हमारे तमाम जो देखने वाले हैं कि आप अपना जो भी आपका ये पॉइंट ऑफ व्यू है अपने लीडरान के हवाले से, इसको ज़रूर इस पर नज़र रखें और इस इलेक्शन प्रोसेस का आप हिस्सा बने, सियासी अमल का हिस्सा बने। इलेक्शन वाले दिन घर में मत बैठें, बल्कि उससे पहले भी जो कॉर्नर मीटिंग्स हैं आप जाएँ सियासी जमातों में, जिस जमात से आपका ताल्लुक है, अपने पार्टी के अकाबरीन को इस बात पर जोर दें कि सबसे पहले वो सही उम्मीदवार लेके आए और इस प्रोसेस का हिस्सा बने, तभी आपकी आवाज़ सुनी जा सकेगी। अच्छा, एक हमारे साथ और भी कॉलर हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। सही साहब और समी साहब, सलाम अलैकुम, कैसे हैं आप? जी जी, मैं डॉक्टर नजम बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी नजम साहब, मैं डॉक्टर की इशू पे 2 मिनट बात कर सकता हूँ? जी इरशाद, जरा बात मुख्तसर कीजिएगा। जी जी, मुख्तसर करनी है। पहली बात तो ये डॉक्टर का जो इशू है इसको गलत समझा जा रहा है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये है कि मैं मुख्तसर में बताऊंगा, किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, सर्विस स्ट्रक्चर हर जगह पर है। डॉक्टर जब रिटायर होता है 20 साल करने के बाद, सबसे ज्यादा पढ़ाई इसमें है, सबसे ज्यादा टाइम इसमें देना पड़ता है। जब निकलता है तो घर भी नहीं होता उसके पास। एक आम डॉक्टर की बात कर रहा हूँ मैं। एक DHA का मुलाजिम, एक चपरासी है, 10 साल करता है, एक प्लॉट गद्दार हो जाता है। फौज के एक सिपाही है, फौज के गन है, उनको तमाम प्लॉट मिलते हैं। हमें क्या मिलता है? उसके बाद जब बात करो तो हमें एलियन समझा जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया नजम साहब, आपकी बात समझ में। उनका कहना यही था कि सर्विस स्ट्रक्चर जो है, मैंने कोशिश भी की थी और मैं इस पे हम किस दिन काम भी करते हैं। हम ये देख लेते हैं कि जो CSS करके आते हैं और ब्यूरोक्रेसी में हम पे हुकूमत करते हैं, इनका सर्विस स्ट्रक्चर सामने रख लेते हैं। ये जो डॉक्टर्स हैं इनका सर्विस, यानी एक डॉक्टर जो है इतने मेहनत के बाद वो एक ब्यूरोक्रेट के सामने 10 बस्ता सारी उम्र खड़ा रहता है। तो ये सारे इशूज़ हैं, ये अनामलीज हैं, ये देखनी पड़ेंगी। और कौन देखेगा? जमहूरी मेरे ख्याल में टाइम जी टाइम का प्रोग्राम का इस पर हम इख्तिताम करते हैं, लेकिन एक जाने से पहले मैं आपको एक खबर दे जाऊं। लाहौर से
जो आईजी पुलिस हैं उन्होंने जो 60 पुलिस एहलकार हैं उनको सिर्फ इसलिए घर भेज दिया कि उनकी तोंद बहुत मोटी है। उन्होंने पहले अल्टीमेटम दिया था और अब ये कहा है उन्होंने कि जो आइंदा जो आपकी तोंद की पैमाइश की जाएगी वो 9 जुलाई को की जाएगी और अगर उसमें भी कुछ अफसरान आए तो उनको भी घर भेज दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। अपना और अपने साथियों का, अपने मोहल्लेदारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।